किताब उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द दोम मुरतब राबिआ रबा। अफ़साना निगाह शबीर अहमद, पैदाइश 1 जून सन 1963, कलकत्ता, इंडिया। तालीम एम.कॉम सन 1986, एजाज़ बिहार अकादमी अवार्ड इंडिया 2012, उत्तर प्रदेश अकादमी उर्दू अवार्ड इंडिया 2012, तसनीफ़ गालिब के शहर में सफ़रनामे 2005, जोधा फनकार अफ़साने 2012। सोफोक्लिस का अलमिया अफ़साना। जब नाटककार कमरे में दाखिल हुआ और अपने किरदारों को इस हाल में देखा तो आपे से बाहर हो गया। जब कभी वो इन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ज़्यादा देख लेता था तो इस तरह गुस्से से बढ़ जाता था। वो दोनों भी चौंक कर एक दूसरे से अलग हो जाते थे, सर झुकाए खड़े रहते थे। नाटककार नौजवान को डांट पिलाता, खबरदार फिर कभी इस तरफ आंख उठाकर ना देखना, वो होशिर करूँगा कि पागलों की तरह आंखें नोचता फिरेगा, दफ़ा हो दूर हो यहाँ से। नौजवान नज़रें नीची कैसे किए सराता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है और फिर नाटककार अभिनेत्री को फटकार लगाता है, तुझे लाज नहीं आती? कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर। क्या मैंने तुझे ऐसी दिन के लिए अदा कर सिखाई थी कि तेरे फन को इसलिए ये निखारा था? जब लोग तुझे सर आंखों पर बिठाने लगे तो तू एक लौंडे के इश्क में पागल होकर मेरे अरमानों का गला घोट देगी। इस बार नाटककार ने यह भी कह दिया था, मगर ये ना भूल कि अब तेरे फन की तकमील को पहुंचना बाकी है। अब भी तेरे फन में खामी, अगर तूने इस तरह जज्बात की रोह में बहती गई और कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर बहुत पछताएगी, शर्म से ज़मीन में गड़ जाएगी। अभिनेत्री हैरान होकर बोली, मेरे फ़न में खामी? मैंने बरसों मेहनत से रियाजत की है। औरत का कौन सा ऐसा किरदार है जिस पर मैंने अपनी फनकारी की मोहर साबित की हो? जब स्टेज पर उतरती हूँ तो लोग मेरे हर अदा पर तालियां पीटते हैं, मेरी तारीफ करते नहीं थकते। और आप? इसने फीकी सी हंसी हंसते हुए नाटककार के चेहरे का बारीक बीनी से जायजा लिया और कहा, आप कह रहे हैं मेरे फन में कमी है? नाटककार ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो सच है कि तूने औरत के सभी किरदार निभाए और बहुत अच्छी तरह निभाए, लेकिन एक किरदार निभाना बाकी है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद नाटककार फिर गोया हुआ, हाँ, बाकी है, और अब वक्त आ गया है कि मैं इस किरदार की तख्लीक करूं, ऐसा नाटक लिखूं जो फ़न की दुनिया में तुझे अमर बना दे। और इसके बाद नाटककार इस किरदार की तख्लीक में जुट गया। अपने काम में ऐसा गर्क हो गया, इसे खुद की भी खबर ना रही। दिन रात सुबह शाम सोचता रहा, लिखता रहा। कई महीनों बाद जब नाटक लिख चुका तो इसके तमाम किरदारों को जमा किया और कहा, इसके बाद कोई नाटक लिखूंगा, ना ही कोई रोल निभाऊंगा, हिदायतकारी भी नहीं करूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी नाटक होगा। इसने अभिनेत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू इसकी हीरोइन होगी। और वो नौजवान, इसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, वो नौजवान कहाँ है? अभिनेत्री ने कहा, मैंने उसे बुलाया नहीं है। क्यों? नाटककार ने परेशानी पर शिकन डालते हुए पूछा। अभिनेत्री ने धीरे से कहा, इसे देखकर आप नाराज़ हो जाते हैं? जो उसे देख कर नाराज़ होता हूँ? नाटककार ने हैरत से पूछा, ये तुझे किसने कहा? भला मैं इससे क्यों नाराज़ होने लगा? वो तो मेरे बेटे जैसा है। इसे फ़ोन करो, फ़ौरन यहाँ आने को कहो, वही इस नाटक का हीरो है। ये सुनकर अभिनेत्री की बाँछें ही खुल गईं। इसने कई दफ़ा चाहता हुआ नाटककार से इल्तिजा करके नौजवान को भी इस नाटक में कोई छोटा सा रोल दे दे, लेकिन ये वो कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और जबकि नाटककार ने खुद ही इसको हीरो बनाने का फैसला कर लिया तो इसकी खुशियों की कोई इंतहा ही ना रही। इसने नौजवान को फ़ोन किया, फ़ौरन आने को कहा। जब वो आ गया, सभी किरदार अपनी जगह पर बैठ गए तो नाटककार ने कहानी शुरू की। एक गांव था, दूर नदी के पार, पहाड़ों जंगलों से घिरा हुआ सरसब्ज गांव। यहाँ हर रोज़ सूरज पायल की छमछम और सुरों की सरगम के साथ तुलू होता था। पायल झनकाने और नगमा सराय करने वाली शोख चंचल हसीनाओं में एक हसीना थी जिसके गांव वाले प्यारे मर्ग से नीनी पुकारते थे। मर्ग नीनी गांव की शान थी, जान थी। शादी ब्याह की तकरीब हो या तय,
तेज त्यौहार का मौका, इसके बगैर सब कुछ फीका फीका सूना सूना सा लगता था। ऐसे मौके पर वो रक्स और गीतों से ऐसा समा बांध देती थी कि बच्चे जवान तो दरकिनार, पीर फरतूत के बदन में भी थरक पैदा होने लगती थी। लोग खुशियों में चार चांद लग जाते थे लोगों की। गांव के छोटे मोटे नाटकों में अपनी अदाकारी को खूब जौहर दिखाती थी। सर्दियों के मौसम में आसपास कस्बों में अक्सर ज्यादातर दिल आया करते थे। इनमें शहर के नामवर ड्रामा आर्टिस्टों के अलावा बड़े बड़े फिल्म सितारे भी जलवागर होते थे। एक मर्तबा पास वाले कस्बे से एक जातर दिल ने पड़ाव डाला था, मगर नीनी यात्रा की शौकीन थी। हर रोज यात्रा देखने की जाती थी। महाभारत की मशहूर कहानी नीलोमेनी पर अपनी नाटक पेश किया जा रहा था। इससे सारे के सारे मुकालमे असबर हो गए थे। एक दिन वो नाटक देख रही थी, किरदारों के साथ मुकालमे दोहराती जा रही थी। आखिरी सीन चल रहा था। राजा नल, रानी देखो देवताओं ने किस निष्ठुरता से सबू का वध किया कर दिया है। दमयंती, सबू को मार डाला? रोते हुए, तो फिर हमें क्यों छोड़ दिया है? राजा नल, वो इसलिए कि हमें जितला सकें कि वो कितने बलवान हैं। दमयंती, हमने देवताओं का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने इतना कठोर निर्णय लिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया? राजा नल, तुमने जवान का प्रेम निवेदन ठुकरा दिया, इसलिए वो इतने क्रोधित हो गए। और इसके बाद हीरोइन अपना डायलॉग कहने को मुड़ी ही थी कि इसके कदम लड़खड़ा गए। वो धड़ाम से फर्श पर गिर गई, पाँव में मोच आ गई थी। हीरो राजा नल का डायलॉग दोहरा रहा था, इशारों से हीरोइन को खड़े होने और अपने किरदार निभाने पर वादा करा था, लेकिन हीरोइन और दर्द कराने लगी थी दर्शकों को भुलाकर। इसके कराने से क्या सरोकार था? वो तो नाटक देखने आए थे। जब इन्होंने ये माजरा देखा तो गालियों की बौछार बांध दी। स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। जहाँ वाले परेशान हो गए, वो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ही थे कि यकायक दर्शकों के बीच से रानी देवती के लहजे में एक आवाज उभरी। वो सब के सब मुझसे ब्याह रचाना चाहते थे। मैं किसे छोड़ती और किसे चुनती? मेरे प्रीतम, कहीं आप मुझसे ब्याह रचाकर तो नहीं चाह रहे? दर्शक बुझका रह गए। शोरगुल थम गया। कलाकारों को साफ सूंघ गया है। हीरो हैरतज़दा बुत बना खड़ा रहा। मर्गनी ऐसे झंझोड़ा, प्रीतम, कहीं आप पछता तो नहीं रहे? हीरो ने खुद को संभाला, मौके की नज़ाकत भाप कर अपना रोल अदा करने लगा। इसने मर्गनी के इशारतन दिल जोई के और स्टेज पर डटे रहने को कहा। राजा नल, नहीं प्रिय, कदापि नहीं। मैं तो तुम्हें पाकर आनंद में हो गया हूँ। परंतु दमयंती, तुम ये तो बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? मृगनयनी, इसलिए कि आप मंच हैं और मंच मुझे देवताओं से ज़्यादा प्यारे हैं। और फिर रानी दमयंती खुशी के गीत गाने लगी, मोरनी की तरह नाचने लगी, राजा नल की बाहों में लहराने लगी। घड़ी भर के लिए देवताओं के जरिए ढाए गए खैर को भी भूल गई। जब नाटक ख़त्म हुआ तो तालियों की गिड़गिड़ाहट, वाह 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 की आवाज़ों और सीटियों के शोर में से पूरा शामियाना गूंज उठा था। दिल के सभी लोग मर्गनी का शुक्रिया अदा करने लगे। और दूसरे दिन अली सुबह मर्गनी कमरे से गगरी लटकाए गाती और चमचम करती हुई जब पंखट को चली जा रही थी तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए। इसने मुड़कर देखा था। वो हैरत से बोली, अरे हीरो जी, आप यहाँ? हीरो ने कहा, आप ही से मिलने आया हूँ। आपने तो कमाल की अदाकारी करती हैं। आपने हमारे ज़्यादा दिल की इज्जत रख ली, वरना दर्शक इतने बिगड़ गए थे कि पंडाल ही जला देते। हमारा बड़ा नुकसान हुआ। तो बेचते हुए बोला, मार पड़ती सो अलग। इसने अदब से कहा, बाबूजी, आप मुझसे बड़े हैं, भगवान के लिए मुझे आप ना कहें। पाप लगेगा। मेरे नाम मर्गनी है। मर्गनी यानी हिरनी जैसी आंखों वाली। वाकई तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत हैं। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी लय, तुम्हारा रक़्स, तुम्हारी अदाकारी सब बेमिसाल हैं।
अगर तुम शहर में होती तो फिल्म वाले तुम्हारे घर का चक्कर लगाते नहीं देखते। तुम बहुत बड़ी स्टार होती, मगर नीनी हीरो का बगौर देखती रही, नजर के तीर इसके दिल में बेबस करती रही। वो भी इसका शिकार बनता गया। कुछ देर तक दोनों खड़े एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। जब भी ठंडी हवा का झोंका मरनीनी को आंचल ओढ़ा ले गया। इसका गंदमी शबाब फट पड़ने को बेताब था। इसके बाद नाटककार ने डायरी से निगाहें हटाई। छोटे बड़े सभी किरदारों के चेहरों पर का बारी बारी जायजा लिया। सबके सब धुम साधे बैठे थे। अभिनेत्री की बेख्याली इसके चेहरे से आया हो रही थी, मगर इससे पहले वो कुछ कहती, नाटककार बोल पड़ा, बताओ कैसी लग रही है ये कहानी। सबों ने एक जुबान होकर कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। नाटककार ने कहा, तो आगे सुनो। लेकिन बीच में कोई कुछ नहीं बोलना, ना ही कुछ पूछना। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है उभरे तो वो मुझसे अकेले में पूछ सकता है। इसने तनबी के बाद नाटककार ने कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाया। और एक दिन मरनीनी हीरो के साथ भाग गई। जब वो भाग रही थी तो बार बार गाँव और को मुड़ कर देख रही थी और सिसकियाँ बढ़ती जा रही थी। हीरो इसे दिलासे दे रहा था, इसके मुस्तकबिल की ख्वाहिश आइन झलकियाँ दिखा रहा था। अचानक इसकी निगाह मरनीनी की कुतराई हुई छाती पर जाकी टिकी, छाती पर चढ़ी हुई थी। हीरो तजुर्बाकार था, फौरन ताड़ गया और रफ्ता रफ्ता मरनीनी की कुर्बानी रंग लाने लगी। इसमें इसकी मेहनत, रियाजत और फन के थी, इसकी रग़बत भी शामिल थी। हीरो हर मोड़ पर इसका भरपूर ताउन करता रहा, इसके फन को निखारता रहा, इसे कामयाबी के सीने पर चढ़ने में हर मुमकिन मदद पहुँचाता रहा। 20 साल गुजर गए। अब वो एक मंची भी अदाकारा बन चुकी थी। फिल्मी दुनिया हो या नाटक मंडली, हर जगह इसका नाम का डंका था। इतना कहकर नाटककार ने फिर ठहर गया। सामने मेज पर से गिलास उठाया और खड़ाखड़ पानी के घूंट लेकर गिलास वापस मेज पर रख दिया। एक बार सबके चेहरों पर का बगौर जायजा लिखा। अभिनेत्री के होठों को दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही। नौजवान इसका शगुफ्ता चेहरा देखकर मसरूर हो रहा था। आंखों और होठों के इशारों से बेखागा में इश्क दे रहा था। वो भी जवाबन मौका नैनों के बान मार रही थी। नाटककार इन दोनों की हरकतों से बेखबर ना था। वो बस जब्त कर रहा था, किसी तरह अपनी कहानी मुकम्मल करना चाहता था। चनाचे इनकी हरकत को नज़रअंदाज करके कहानी का बाकी हिस्सा सुनने लगा। एक रोज़ इनकी यात्रा पार्टी दूर नदी के पार पहाड़ों से घिरे हुए एक कस्बे में खेमाजन हुई। इस दौरान यात्रा में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी थी। देवमालाई असरात कम हो गए थे। हर तरह के किस्से पेश किए जाने लगे थे। इस वक्त यात्रा पार्टी शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा रोमियो एंड जूलियट पेश करने आई थी। हीरो बूढ़ा हो चुका था, अदाकारी छोड़कर हिदायतकार बन गया था। कभी कभार प्रोड्यूसर की दरख्वास्त पर कहानी और स्क्रिप्ट लिख देता था। इसलिए अब से हम इसे हीरो के बजाय नाटक के कार के नाम से पुकारेंगे। और जे के हीरो बदल चुका था। मरनीनी हीरोइन थी, वो जूलियट का रोल अदा करने आई थी। एक बूढ़े उम्र का अदाकार रोमियो का किरदार निभा रहा था। नाटक पूरे शबाब पर था। जूलियट, रोमियो, रोमियो तुमने रोमियो बनकर क्यों जन्म लिया? तुम दुश्मन के ख़ानदान में क्यों पैदा हुए? देखो हमारी मोहब्बत के दरमियान तुम्हारा नाम आड़ा आ रहा है। नाम में क्या रखा है? व्हाट इज इन नेम? तुमने अपना नाम बदला लो। गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो, गुलाब गुलाब ही रहता है, इसकी खुशबू नहीं बदलती। रोमियो, पर्दे के पीछे से तुम्हारी बातें सर आंखों पर। तुम मुझे जिस नाम से पुकारोगी आज से वही मेरा नाम होगा। बस तुम प्यार से एक बार मुझे पुकार लो, मैं दौड़ा चला आऊँगा। अब मैं रोमियो नहीं रहा, तुम्हारा प्यार बन चुका हूँ। जूलियट हैरत, कौन कौन है वहाँ जो इस तरह छुप छुप कर मेरे दिल की बातें सुन रहा है? कौन है? इसके बाद रोमियो स्टेज पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा था। मरनीनी बार बार इस उम्मीद पर अपने डायलॉग दोहरा रही थी कि शायद हीरो स्टेज पर चला आए, मगर वो आता कैसे? इसने तो बेतहाशा पी रखी थी। इसमें इतनी सकत ना रही थी कि वो अपने हीरो पैरों पर खड़ा हो सके, ग्रीन रूम से निकलकर स्टेज पर आ सके। दर्शकों ने वावेला मचा उठा रखा था। स्टेज पर ईंट पत्थर जूते चप्पल की बरसात शुरू कर दी। मरनीनी घबरा गई और नाटककार ने चाहा कि खुद ही रोमियो बनकर स्टेज पर चलाए, लेकिन इसे इस बात का एहसास था वो बूढ़ा हो चुका था, खुद को रोमियो के रोल में नहीं पाएगा। वो पसे पुश और शोपंज में था कि अचानक दर्शकों के दरमियान से एक आवाज़ उभरी। बांका सचीला एक नौजवान मुकदमा कहता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ने लगा। मुझे खुद की खबर नहीं, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मगर मेरा नाम रोमियो है। ये नाम तुम्हें पसंद नहीं तो नफरत है मुझे भी इस नाम से। मैं इस नाम को
प्यार के बीच हाई नहीं होने दूंगा। मरगनीनी हैरत में पड़ गई। इसके जहन के पर्दे पर एक पुरानी तस्वीर उभरने लगी, लेकिन इसने एक्टिंग नहीं रोकी, अपना डायलॉग जारी रखा। मरगनीनी परेशानी का इजहार करते हुए, रोमियो, मेरे रोमियो, तुम इतना खतरा क्यों मोल लिया? अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हें खतरा कर देगा। रोमियो, नौजवान, तुम्हारी नज़रों के तीर तलवारों से कहीं ज़्यादा तेज हैं। जो तुम्हारी नज़र से घायल हो गया, अब इसे भला तलवारों की क्या परवाह? जूलियट, तुम यहाँ किसने बुलाया? रोमियो, नौजवान, मोहब्बत ने। और जब नाटक ख़त्म हो गया, सबों ने इस नौजवान को बधाई दी। यात्रा वालों ने इसका शुक्रिया अदा किया। मरगनीनी छोटे छोटे फनकारों को कभी मुँह न लगाती थी, लेकिन आज वो इस नौजवान के आगे जैसे खुद सुपुर्दगी कर रही थी। इसकी अदाकारी, इसका अंदाज, इसका पाकपन, इसकी जवामर्दी और ज़खात ऐसे भागी को वो से नैनों के रास्ते में मन में उतारती चली गई। नौजवान भी इसकी आंखों में अपना मुस्तकबिल तलाश करने का। फिर देखते ही देखते दोनों रोमियो जूलियट की जीती जागती तस्वीर बन गए। बाहों में बाहों डाले, बागीचों में और बाजारों में, खेत खलिहानों में फिरने लगे। और एक दिन जब दोनों ने हद से तजावुज़ करना चाहा, लज्जत नफ्स के असीर होकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ गए, तो नाटककार विलन बनकर बीच में कूद पड़ा। दोनों चौंक कर अलग होकर सर झुकाए खड़े रहे। नाटककार ने नौजवान को डांट पिलाई। खबरदार, जो इसकी तरफ उठाकर देखा वो होशियार करूंगा कि पागलों की तरह अपनी आंखें नोचता फिरेगा। जा दफा हो जा यहाँ से। नौजवान नजरें नीची करके सरसराता हुआ चला गया। इसके बाद इसने मरगनीन को फटकार लगाई। तुझे लाज नहीं आती? कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। खामोश हो गया। तब अभिनेत्री ने मुदाखलत की। आपने ये कैसे समझ लिया? इस रोज़ मैं अंदर ही अंदर सुलगने। नाटककार ने मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप रहने को कहकर तनबीह की। मैंने मना किया है, कोई सवाल नहीं करेगा। किसी को पूछना हो तो मुझसे अकेले में पूछो। अभिनेत्री सॉरी कहकर खामोश हो गई। नाटककार ने कहा, कहानी आगे बढ़ाई। जब यात्रा पार्टी की कलकत्ता वापस आई तो नौजवान भी साथ चला गया। मरगनीनी के कहने पर नाटकों और टेलीविजन सीरियल से छोटे मोटे रोल मिलने लगे। बतौर हीरो बड़े पर्दे पर आने की अब कोई सूरत पैदा न हो पाई थी, लेकिन मरगनीनी इसे पर्दा से पढ़ाना चाहती थी, इसे हीरो बनाना चाहती थी। इसके लिए इसे शिक्षित नाटक हीरो में रोल निभाना नागुज़ीर था। ऐसा रोल जिससे आवाम के दिलो दिमाग में गहरी छाप पड़े और वैसे अपना रोल मॉडल बना लें। इसके लिए इसे बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की सरपरस्ती लाजमी चाहिए थी। अच्छी कहानी, अच्छे गीत, अच्छे हीरोइन भी दरकार थी। वो वैसे खुद भी इसके साथ हीरोइन काम करने को तैयार थी, लिहाजा वो नाटककार को आमादा करना चाहती थी इसे अपने किसी नाटक में मौका दे। वैसे नाटककार ने भी नौजवान के फ़न का मतलब था। इसने खुद अखियों से नौजवान को देखा। नौजवान के चेहरे पर हैरत और उमंग के मिले जुले आसार नुमाया थे। नाटककार तेरे लब मुस्कुराया और कहानी सुनाता गया। एक दिन फिर इसने दोनों को ऐसे हाल में देख लिया, इसकी आंखें शर्म से फर्श पर बिगड़ गईं। वो अगर वो ऐन वक्त पर बना आता तो अनर्थ हो जाता। वह दोनों लज्जत नफ्स के असीर होकर एक दूसरे को बहुत करीब आ गए थे। बाहों में जकड़ कर लब सटाए एक दूसरे को बेच रहे थे। लिबास की बंदिशों से आज़ाद होकर सोफे पर दराज होने लगे थे कि जब भी नाटककार रेमुदत की तरह नाज़िल हो गया। चीख कर दुदकाने लगा, लानत है तड़कों पर। इसके बाद नाटककार यकायक रुक गया। चश्मा उतार कर मेज़ पर रखा, अपनी डायरी बंद करके कहा, बस यहीं तक। तमाम किरदार तजस्सुस में पड़ गए। एक ज़बान होकर बोले, फिर क्या हुआ? नाटककार ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया, यहाँ कोई सवाल नहीं करेगा। किसी ने पूछना हो तो अकेले में मिले। सब खामोश हो गए। किसी की हिम्मत ना हुई नाटककार की बातों पर चूं चरा कर। सब उठकर चले गए। दूसरे दिन से रिहर्सल फिर से शुरू हो गई। अभिनेत्री को कहाँ चैन था। इसका तजस्सुस बढ़ता गया। नौजवान की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। दोनों की कहानी का अंजाम जानने को बेताब थे, मगर ये अंदेशा था कि नाटककार ने इन्हें कुछ नहीं बताएगा। चुनांचे एक दिन दोनों चुपके से नाटककार के कमरे में दाखिल हुए। मेज़ के करीब गए और डायरी का पन्ना उलट पलट कर देखा। दोनों दंग रह गए। बाकी पन्ना दूध की तरह सफ़ेद था। नाटक शुरू हो गया। नाज़रीन कसीर तादाद में उमड़ पड़े। तमाम अदाकार अपने अपने अदाकारी के जोहर दिखाने लगे। अपने अपने किरदारों में यूँ दाखिल हो गए जैसे इनको कोई अपनी पहचान ही ना हो, अपना कोई वजूद ही ना हो। नाटककार ने वाक़यात और हादसात का किरदार और मुकालमत तसादुम आवेशिश को रंग रोशनी, पोशाक और पस मंज़र से इस तरह मरबूत कर दिया कि नाज़रीन भी खुद को इस नाटक का हिस्सा समझने लगे। अब नाटक आखिरी मरहले में था। नाज़रीन पहलू दावे स्टेज पर नजर टिकाए बैठे थे। स्टेज पर आने से पहले अभिनेत्री ने नाटककार से कहा, अब तो क्लाइमैक्स सीन है, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? आपने तो अभी तक बताया ही नहीं। पीछे खड़े नौजवान ने भी यही सवाल दोहरा दिया। नाटककार ने अभिनेत्री से कहा, मैंने नाटक तेरे फ़न को तकमील तक पहुँचाने के लिए लिखा है। क्या और कैसे करना है इसका फैसला अब तुझे करना होगा, और वो भी बर वक्त बरजस्ता। आज तेरा इम्तिहान है। अगर तू इम्तिहान में पास हो गई तो तेरा ये किरदार लाफानी हो जाएगा और तू फ़न की दुनिया में अमर हो जाएगी। फिर इस नौजवान से मुखातिब होकर, तेरे लिए भी ये
नाटक कम अहम नहीं है, ये तेरे कैरियर की उड़ान के लिए ज़रूरी है। और फिर दोनों एक साथ मुखातिब करके कहा, अब इस नाटक के किरदार भी तुम, मुकालमात निगार भी तुम, और वाक़या निगार और कशमकश का नुक्ता भी तुम। कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में, जाओ घंटी बज रही है। दर्शक बेकरार हैं, तुम्हारा फ़न का बेहतरीन नमूना देखने को। फिर नाटककार ने आखिरी सीन शुरू करने को कहा। सीन शुरू हुआ जदीद तर्ज के हाउसिंग अपार्टमेंट के फ्लैट में। एक ड्राइंग रूम, बीच सोफे में सेट, सामने सेंट्रल टेबल पे शराब की बोतल और गिलास, पास ही मेज़ पर कलमदान और पीतल के दो मोटे मोटे नुकीले चमकदार कलम, सामने ड्राइंग टेबल पर फल की टोकरी में लंबी सी एक चमकीली छड़ी सीधी खड़ी है। मरगनीनी एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे में सुलगता हुआ सिगरेट थामे सोफे पर बैठी हुई पर शहवत अंगेज मंजर देख रही है। हुसूल लज्जत को दुबाला करने के लिए शौक में रहकर सिगरेट का कश लेती और शराब का घूंट उतारती जा रही। नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखते ही इसका चेहरा चमक उठा। इसके खुमार आलूद निगाहों ने नौजवान को पास आने का इशारा किया। नौजवान की सांसें फूलने लगी। नौजवान की नखियों से टीवी पर शहवानी मंजर देखते हुए, तुमने मुझे बुलाया, क्या कोई प्रोड्यूसर राजी हो गया मुझे हीरो बनाने के लिए? मरनी हूँ, होंगे, सब राजी हो जाएंगे। तुम मन छोटा क्यों करते हो ना? जब मेरे दिल के हीरो बन गए हो तो बहुत जल्द दुनिया वाले भी तुम्हें हीरो तस्लीम कर ही लेंगे। शराब का एक घूंट लेकर, देखना, एक दिन तुम सुपरस्टार बनोगे, हर आदमी की जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, बस तुम्हारा। नौजवान, सच? मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा? इसकी निगाहें मरनीनी के पिस्तानों की शगाफ पर टिकने लगी। मरनीनी, हाँ, तुम बहुत जल्द कामयाबी के आसमान को छूने लगे हुए। आओ मेरे साथ अपना खुशाइन मुस्तकबिल का जश्न बना लो, पियो। इसने गिलास में शराब उंडेल कर नौजवान की तरफ बढ़ाया। रफ्ता रफ्ता नौजवान के अंदर भी नफ्स अम्मारा का जोर बढ़ने लगा। नौजवान, ऐसा है तो लाओ। एक ही सांस में गिलास खाली करके अपनी बाहें मरगनीनी के सामने फैला दी। मरगनीनी सोफे से उठकर इसकी बाहों में समाते हुए, ओ मेरे हीरो, तुम मुझे पर जादू कर डाला, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दोनों ख्वाहिशात की तेज राहों में बहने लगे। एक दूसरे को बाहों में जकड़ लिया, लब से लब छोड़कर एक दूसरे को खींचने लगे। लिबास की बंदिशों से आज़ाद होकर सोफे पर आहिस्ता आहिस्ता दराज होने लगे। और जब ही नाटककार रविंद्र की तरह अचानक नाजिल हो गया, चीख कर चित्कार के लाने थे तुम लोगों पर। लेकिन वह चौंके नहीं गिनाई, एक दूसरे से लगे हुए। इन्होंने शर्म से सर भी नहीं झुकाया। नाटककार नौजवान से, खबरदार, फिर कभी इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो फशर करूंगा कि पागलों की तरह अपनी आंखें नोचता फिरेगा। दफ़ा हो, दूर हो जा मेरी नज़र के सामने। और फिर मरगनीनी से तुझे लाज नहीं आती? कम उम्र का लिहाज कर। मगर नाटककार ताज्जुब में पड़ गया। नौजवान वहाँ से नहीं हटा और उल्टे सिर्फ नागन गांव से घूरने लगा। मरगनीनी भी नागन की तरह फनकारने लगी। मरगनीनी, तुम हासिद हो, तुमसे तुम्हारी हमसे तुम्हारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। तुम ये बार बार मुझे मेरी उम्र का एहसास क्यों दिलाते हो? हाँ, मुझे से मेरी उम्र छोटा है बहुत छोटा, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, दिल देखे जाते हैं। सर, अपनी गिरबान में झाँक कर देखो, कौन सा तुम दूध के धुले हो? जाओ अपना काम करो। ये कहकर इसने एक बार नौजवान की तरफ बाहें पसार दी। नौजवान की बाहें फैलाकर इसकी तरफ बढ़ा और दोनों एक दूसरे में जम हो गए। तब नाटककार मुस्कुराया, अपने बाजुओं को मोड़कर हथेलियों से पकड़ लेते हुए बोला, नाटककार, तू सुन। चेहरे का रंग बदलते हुए, मरगनीनी, याद कर जब तू गाँव छोड़कर भाग रही थी तो अपने गाँव मुड़ मुड़ कर देख रही थी, सिसकियाँ भरी थी। मैं तुझे दिलासा दे रहा था, तेरे मुस्तकबिल की झलकियाँ दिखा रहा था, याद आया? उस वक्त मेरी निगाहें गुदगुदाई हुई छाती पर जागी टिकी थी। मैंने देखा तेरी छाती पर चढ़ी हुई और मैंने समझ गया था क्या माजरा। मरगनीनी बिभरे हुए, क्या माजरा था? मैं 1 साल के बच्चे को छोड़कर तेरे साथ भाग आई थी, यही ना? नाटककार, हाँ, तुझे तो सब याद है, मगर तू क्या जानती है, तेरा वो 1 साल का बच्चा थोड़े वक्फे के बाद कहाँ है? मरगनीनी बेताबी से, क्या वो जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है। कहाँ है वो? तुम जानते हो कहाँ है? नाटककार, हाँ, इतराते हुए, मैं जानता हूँ तेरा बेटा कहाँ है? मरगनीनी बेसब्री से, कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है मेरा बेटा? नाटककार सर उठाते हुए, मुस्कुराते हुए नौजवान की जानिब उंगली से इशारा करते, ये। और इसके साथ ही बिजली के कड़े कैसे नजरी के दिल दहल गए। इसकी आंखें फिर आओगे। नौजवान के कदम पीछे हटते गए। लाल पीली नीली हरी रोशनी कभी इसके रासा चेहरे पर और कभी नुकीले चमकदार कलम, कभी मरगनीनी पर, कभी बेरंग चेहरे पर, और कभी टोकरी में रखी चमकती दमकती छड़ी के छुरी पर सुन लगी। नाटककार मुस्कुराता हुआ इन चारों को बारी बारी देखता रह गया। कहानी जिस बात के साथ सब से शदीद मकाम पर पहुंच चुकी थी, हौल सकते के आलम में था। नाज़रीन दम खुद हो गए। इनका तो जिस नुक्ता ओज पर पहुंच चुका था, अब क्या होगा, ये सवाल इनके दिमाग
पर छा गया। तब अचानक मरनी जोर से खिड़की लगाने लगी। खिड़की की आवाज़ कुछ देर तक फिजा में गूंजी। नाटककार ने मुस्कुराहट धीरे धीरे काफुर होती गई। वही सहरे से देखने का सोचने लगा, शायद इसने सच्चाई की तान लाकर पागलों की नौजवान भी सहरे से ताक रहा था। तब मरनी चुटकी भरते हुए बोली, खूब कहानी कड़ी है तूने। हमारी मोहब्बत खून करने का अच्छा अरब है अपनाया। तू हासिद खुदगर्ज से मक्कार है, तुझे अपनी हवस निकालना ना आता है। मुझसे अपनी हवस निकालना चाहता है तू, झूठा है दगाबाज। अब मैं तेरे जाल में फंसने वाली नहीं, तेरे फरेब में आने वाली नहीं। फिर नौजवान की तरफ बाहें फैलाते हुए, शैतान की बातों पर मत जा, मेरे गले में लग जा, बरसों की प्यास बुझा दे। नौजवान गुमसुम खड़ा, आवाज पाकता, कभी नाटककार और कभी मरनीनी का चेहरा देख रहा है। थोड़ी देर से उस तरफ ऐसा नाटककार की तरफ बढ़ा और इसे घूरते हुए कहा, नाटककार तेरी कहानी बड़ी पुरानी है, 1000 बरस पुरानी। पहले सोफोक्लस ने भी ऐसी ही कहानी कही थी, दुनिया के अजीम तरीन नाटककार बन गया था। लेकिन मुझे एडिपस बनने का कोई शौक नहीं है, मैं एडिपस नहीं बन सकता। वो खैखे लगा था, वो मरनीनी की तरफ लपका और इसे की छाती से चिपक गया। और फिर नाटककार सामने आकर नाज़रीन को देखते हुए, ये कैसा अलमिया है, ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई है, हाथ उठाकर आसमान की जान देखते हुए, ईश्वर ये है, कैसा अनर्थ है, कैसा अनर्थ हो रहा है, कैसा अनर्थ है। इसके बाद नाटककार सीने को उठते हुए घुटनों के बल बैठ गया और चिल्ला चिल्ला करने लगा। तभी एक शोर उठा, नाटककार हट जा सामने से, अबे हटता क्यों नहीं है, हट जा सामने, देखने दे हमें, देखने दे। नाटककार की आंखें फट गईं, इसके चेहरे पर भरंगी किरणें नाचने लगी, पशैनी पर जमे पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो दीवानावार कपड़े फाड़ता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और फल की टोकरी में रखी हुई चमकती हुई दमकती छुरी से दस्तगिर मजबूत की और थोड़ी देर सोचता रहा। फिर छुरी छोड़कर मैं इसके पास आया और नोकीले कलम को टिक टिक बांधते देखने लगा। फिर एकदम से दोनों कलमों को मुट्ठी में दबोचकर जोर से चीख मारी, सफुकोले सब तेरी यही सजा है। तभी इससे एक चाक दामन बूढ़ा इस शहर खून के आंसू रो रहा है, अपने पप्पूटे नोचता फिर रहा है।